अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में हम रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे क्रांति के समय रूस की सामाजिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया, क्रांति के कारण, काजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, क्रांति का घटनाक्रम, मैन इवेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन और लास्ट में पढ़ेंगे क्रांति के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जानते हैं 1917 में रूस की क्रांति हुई, उस समय रूस के क्या हालात थे। रूस में भी फ्रांस की भांति निरंकुश राजतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की। रूस में राजा को जार कहा जाता था। क्रांति के समय रूस का जार था निकोलस सेकेंड, जो कि रोमनोव डायनेस्टी का था, रोमनोव राजवंश, और रानी थी अलेक्जेंड्रा। रानी को रूस में जारीना कहते थे। रूस यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में से एक था। 85% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी करती थी, 85% जनता कृषि में संलग्न थी। थोड़े बहुत उद्योग लगे हुए थे, जिसमें मजदूरों की स्थिति खराब थी। संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। इस प्रकार स्पष्ट है, रूस की अधिकांश जनता किसान और मजदूर थी। बिगड़ती स्थिति में इन किसान मजदूरों ने रूस में 1917 में क्रांति कर दी। रूसी क्रांति को आगे बढ़ाने से पहले हम इससे जुड़े कुछ खास शब्दावली, टर्मिनोलॉजी या नए शब्द, इन पर गौर कर लेते हैं, जिनका बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो पहले हम समझ लें इन शब्दों का अर्थ क्या है। नए शब्द हैं जैसे जार, रूस में राजा को जार कहते थे। जारीना, रूस में रानी को जारीना कहा जाता था। एक शब्द आएगा जदीदी। जदीदी मतलब रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, मुस्लिम रिफॉर्मर। ड्यूमा, रूस की संसद, यानी रूस में चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। सोवियत, रूस में स्थानीय स्वशासी संगठन सोवियत कहलाते थे। कोमिंटार्न, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसका संक्षिप्त रूप है। कम्युनिस्ट का COM लेकर के और इंटरनेशनल का INTERN, ये मिलाकर के कोमिंटर्न बना है। प्रतिक्रियावादी, क्रांति विरोधी। कुलक, रूस में समृद्ध किसानों को कुलक कहा जाता था। कोलखोज, रूसी भाषा का शब्द जिसका मतलब छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बनाया गया बड़ा सामूहिक खेत, कोलखोज कहलाता था। आइए अब रूसी क्रांति के कारणों पर गौर करते हैं। व्हाट वर द मेन काजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहला कारण है रूस के जार का निरंकुशवादी होना, एब्सोल्यूट मोनार्की। जार निकोलस सेकेंड का बिना रोक टोक का शासन था। जार पर किसी का नियंत्रण नहीं था। राजा अपनी मनमर्जी से मनमाना व्यवहार करता था। रूस में चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था ड्यूमा थी, लेकिन जार ने ड्यूमा को भंग कर रखा था, क्योंकि जार किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। जार ने मतदान कानूनों में भी फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर रखा था। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया गया। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराओं से चिपके रहना चाहते थे, यानी राजतंत्र के समर्थक। केवल ऐसे लोगों को ड्यूमा में रखा गया और वो ड्यूमा भी बाद में भंग कर दी गई। तो इस प्रकार स्पष्ट है, रूस में जार पर किसी का नियंत्रण नहीं था। वह मनमाना व्यवहार करता था। जनता से उसे कोई सरोकार नहीं था। जनता ने परेशान होकर क्रांति की और निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंका। दूसरा कारण देखते हैं, सामाजिक कारण। रूस के समाज में आबादी का बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था।
रूसी साम्राज्य की 85% जनता किसान थी। कुछ शहरों में कारखाने लगे हुए थे, कुछ जनता कारखानों में मजदूरी करती थी। इस प्रकार अधिकांश जनता किसान और मजदूर थे। संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। यह कुलीन वर्ग था जिसको किसान कर चुकाते थे और किसानों के मन में कुलीन वर्ग के प्रति असंतोष था। हालांकि फ्रांस की तरह रूस का समाज 3 स्टेट्स में नहीं बंटा हुआ था, लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से समाज में कुलीन वर्ग धनी था और किसान मजदूर गरीबी में जीवन जी रहे थे, जो किसान मजदूरों के मन में असंतोष बढ़ा रहा था और अंत में क्रांति के रूप में फूटा यह सामाजिक असंतोष। तीसरा कारण हम देखें, आर्थिक कारण। क्रांति के समय रूस के आम आदमी यानी किसान और मजदूर की आर्थिक स्थिति खराब थी। किसानों को सामंतों और राजा को टैक्स देना पड़ता था। रूस के किसान चाहते थे कि सामंतों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए, तो तनाव के चलते किसान लगान भी नहीं चुकाते थे। कई बार तो किसान मिलकर जमींदारों की हत्या तक कर दिया करते थे। तो समझ सकते हैं हम किसानों के मन में कुलीन वर्ग, राजा आदि के प्रति कितना गुस्सा था, कितना अनरेस्ट था, असंतोष। इसी प्रकार मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर गौर करें, उनकी स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही थी। कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे काम करते थे। महिला मजदूर भी कारखानों में काम करती थी। उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। कारखानों का सारा लाभ कारखाना मालिक लेता था। मजदूरों की आर्थिक हालात विकट बनते जा रहे थे, खराब होती जा रही थी। बेरोजगारी के चलते मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, लेकिन मजदूरों के मन में अनरेस्ट था। यही किसान और मजदूर क्रांति करते हैं। रूसी क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है रूस में समाजवादी दलों की स्थापना होना। टू ऑर्गेनाइज सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन रसिया। जार ने 1914 से पहले रूस में राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी घोषित कर रखी थी, फिर भी लोग पार्टियों के रूप में संगठित हो रहे थे। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी के नाम से संगठन बनाया। यहाँ एक बात और जानिए कि रूस में किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। यानी रूस में किसानों की बहुत सी कम्यून बनी हुई थी। तो कम्यून सिस्टम या कम्यून व्यवस्था के चलते स्पष्ट था कि रूस के किसानों में स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना थी। यानी इस प्रकार समूह में काम करने की भावना, यही समाजवाद है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि समाजवादी विचारों का उदय ऐसे ही हुआ था। इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन और फ्रांस के लुई ब्लांक यही चाहते थे कि सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो स्पष्ट है रूस के ग्रामीण किसानों में पहले से समाजवादी विचारधारा थी और सन 1900 में किसानों ने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के नाम से संगठन बनाया। इस पार्टी के किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसानों को दे दी जाए। अब हमें एक बात और समझनी है कि रूस में सारे किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं थी और इसके चलते सारे किसानों में एकता भी नहीं थी। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी अंतर के चलते सभी किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। यानी जो गरीब हैं वही समाजवादी विचारों का हिस्सा होंगे, अमीर नहीं। इस वैचारिक मतभेद के चलते सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी दो खेमों में या दो गुटों में बंट गई, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक गुट का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे
जिन्होंने आगे चलकर रूस में साम्यवादी क्रांति कर सत्ता संभाली। तो इस प्रकार स्पष्ट है, रूस में क्रांति के लिए काफ़ी हद तक समाजवादी विचार का फैलना और सोशलिस्ट पार्टीज का बनना जिम्मेदार है। अन्य कारणों में बात करें, एक कारण है 1905 की रूसी क्रांति का प्रभाव। रूस में जार के खिलाफ 1905 में भी क्रांति हुई थी। हालांकि जार द्वारा उस क्रांति का दमन कर दिया गया, क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन इस 1905 की क्रांति ने रूस में होने वाली 1917 की क्रांति के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार जैसे 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रेरणा का स्रोत बनी रही, क्रांतिकारी इससे इंस्पायर होते रहे। पहले हम जान लें कि 1905 की क्रांति थी क्या, क्या हुआ था इसमें। 1905 के हालात पर गौर करें तो पाते हैं कि इस समय भी रूस में निरंकुश राजतंत्र का दौर था, महंगाई बढ़ी हुई थी और मज़दूरों की आर्थिक स्थिति खराब थी। मज़दूर संगठन लामबंद हो रहे थे और इन्हीं मज़दूरों ने क्रांति की। हुआ ये कि मज़दूर असंतोष के चलते सेंट पीटर्सबर्ग में मज़दूर इकट्ठे हुए। 1,10,000 से ज़्यादा मज़दूर सेंट पीटर्सबर्ग में इकट्ठे हुए। सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस की राजधानी थी, यहीं राजा महल बनाकर रहता था। तो इन मज़दूरों की मांग थी कि काम के घंटे 8 घंटे किए जाएं। जैसे आज है कि एक दिन का मतलब 8 घंटे काम करना। तो इन मज़दूरों ने अपनी पहली मांग रखी कि काम के घंटे निश्चित किए जाएं, 8 घंटे। और दूसरा था कि वेतन में वृद्धि की जाए और तीसरा कि कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार किया जाए। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में इनको काम करना पड़ता था, अस्वास्थ्यकर स्थितियों में। तो इन लाखों मज़दूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल कर दी, अपनी मांग रखी। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की राजधानी थी, यहीं राजा महल बनाकर रहता था और उस महल का नाम विंटर पैलेस यानी जार का महल विंटर पैलेस था। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो राजा ने इन शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे मज़दूरों पर गोलियां चलवा दी। 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह घटना 22 फरवरी 1905 को हुई। उस दिन संडे था। सो दिस एज ब्लडी संडे इन रशियन हिस्ट्री। इस घटना से रूस का सारा समाज आंदोलित हो गया। सारे देश में हड़ताल होने लगी। स्कूल कॉलेज बंद कर स्टूडेंट भी विरोध करने लगे। वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर और अन्य तमाम पढ़े लिखे वर्ग ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके लिए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की गई। बढ़ते विरोध को देखते हुए जार ने ड्यूमा के गठन की परमिशन दे दी। हम पढ़ चुके हैं, ड्यूमा मतलब चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था यानी रूसी संसद। तो राजा ने ड्यूमा की परमिशन दे दी। राजा ने सभी यूनियंस को भी मान्यता दे दी, लेकिन यह सब थोड़े समय तक ही रहा। जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ, आंदोलन ठंडा पड़ा, जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सभी राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। रूसी क्रांति के एक कारण में यह कारण भी था कि जार द्वारा गैर रूसी जनता का रूसीकरण करना, रशियनाइजेशन ऑफ नॉन रशियन पीपल। आप जान लें, उस समय रूस एक विशाल साम्राज्य था जिसमें आज के रूस के अलावा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस ये भी आते थे। इसके अलावा मध्य एशियाई जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान ये देश भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। तो इन हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। तो जार ने आदेश दिया कि रूसी साम्राज्य में रहने वाले सभी गैर रूसी लोगों को रूसी भाषा, रूसी संस्कृति अपनानी होगी। इस प्रकार गैर रूसी लोगों पर रूसी संस्कृति थोपना गैर रूसी लोगों के मन में असंतोष पैदा कर देता है और यह भी जार विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। अब हम रूसी क्रांति के अंतिम और तात्कालिक कारण के बारे में जानें, जो था
रूस का प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना। रसिया इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रसिया की यही इन्वॉल्वमेंट रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना। यहीं से क्रांति तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई 1917 में। इस कारण को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, 1914 टू 1918। यह महायुद्ध दो गुटों के बीच हुआ। एक गुट मित्र राष्ट्रों का था, अलाइज, तो दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, रोमानिया आदि थे और इसी मित्र राष्ट्रों में रूस भी भाग ले रहा था। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर में 3 देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। यहाँ हम इस बात को जानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। शुरू में तो जार के इस निर्णय युद्ध में भाग लेने के जनता ने समर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया जनता तंग आ गई। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने से रूसी जनता में जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ने लगी। इन्हीं जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रैड कर दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था जो संत पीटर्स के नाम पर रखा गया था। रूसी जनता में राजा के विरोध के पीछे एक और वजह भी थी। जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा जर्मनी की राजकुमारी थी। इससे भी जर्मन विरोधी सेंटीमेंट बढ़ता चला गया और जार का विरोध भी बढ़ता चला गया। अलेक्जेंड्रा के जर्मनी के होने के अलावा उसका व्यवहार भी खराब था। वह एक सन्यासी रासपुतीन के चक्कर में थी और सन्यासी रासपुतीन रानी को उल्टी सीधी सलाह देता रहता था और रानी उसके कहे अनुसार चलती थी, जिससे भी जनता में जार और जारीना की लोकप्रियता घटती जा रही थी और जनता में इनका विरोध बढ़ता जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को शुरू में तो जर्मनी के खिलाफ सफलता मिली, जिससे जनता भी उत्साहित थी, लेकिन धीरे धीरे युद्ध लंबा खींचता चला गया। बाजी पलट गई। जर्मनी के खिलाफ रूस पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहा था और बहुत सारे रूसी सैनिक मारे जाने लगे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और मकानों को नष्ट करना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ नहीं लगे ये संसाधन। तो इस कार्य से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। दूसरी तरफ लगातार रूसी सैनिक मारे जाने से जार ने किसानों को सेना में भर्ती कर मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया, जिससे अनट्रेंड किसान सैनिक और ज़्यादा मारे जाने लगे। तो इन हालात में सरकार और जार दोनों को रूस में अलोकप्रिय कर दिया। विरोध बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि अब रूस की जनता के साथ साथ सैनिक भी युद्ध से तंग आ गए। जबकि दूसरी तरफ जार जर्मनी के खिलाफ बिना किसी निर्णायक जीत प्राप्त किए युद्ध बंद करने के पक्ष में नहीं था। तो इस प्रकार यही कारण रूस का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेना रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण साबित हुआ। रूस में 1917 में क्रांति फूट पड़ी। तो इस प्रकार स्पष्ट है, हमने रूस की क्रांति के एक एक करके सारे कारण जान लिए। रूस में जार का निरंकुश होना, एब्सोल्यूट मोनार्की, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, रूस में समाजवादी दल की स्थापना होना, 1905 की रूसी क्रांति से भी प्रेरित होकर के ये लोग क्रांति करते हैं। इसके अलावा जार द्वारा गैर रूसी लोगों का रूसीकरण करना, ये भी गैर रूसी लोगों में असंतोष बढ़ाता है, उनको विद्रोही बना देता है। और लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस का भाग लेना और जर्मनी के खिलाफ होती पराजय ने रूसी जनता का सेंटीमेंट बदल दिया। जार का विरोध खुलकर सामने आ गया और 1917 में रूस में क्रांति हो गई। आइए अब हम रूस की क्रांति के घटनाक्रम पर चर्चा करें। व्हाट इवेंट्स एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। रूस की क्रांति में दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
एक तो है फरवरी क्रांति और दूसरी है अक्टूबर क्रांति। तो एक एक करके दोनों क्रांतियों के बारे में जानते हैं। पहले फरवरी क्रांति के बारे में देखते हैं। 1917 के शुरुआती महीनों में रूस में जार विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगी और क्रांति का माहौल बनने लगा। राजधानी पेट्रोग्राड में हालात तनावपूर्ण बनते चले गए। 22 फरवरी 1917 से ही कारखानों में मज़दूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। अन्य घटनाक्रम में हम देखें कि 23 फरवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल हो गई और इन हड़ताली मज़दूरों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसीलिए इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाना शुरू किया। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि रूस की यह घटना तो 23 फरवरी की है। तो इसके पीछे वजह क्या है वो जानिए आप। रूस में जार ने रूसी कैलेंडर जारी कर रखा था, जिसे जूलियन कैलेंडर कहते थे। आज दुनिया में जो कैलेंडर चलता है वह रोमन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो रूसी कैलेंडर रोमन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। तो इसका मतलब रूस में जो घटना 23 फरवरी को हो रही थी वह आज के कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को हुई। तो आज पूरी दुनिया में इसी रोमन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। अतः वर्तमान में महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो किस लिए मनाया जाता है कि 23 फरवरी को रूस में महिलाओं ने हड़ताल का नेतृत्व किया, तो महिलाएं आगे आई और उसी दिन से इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाना शुरू किया। 1 फरवरी 1918 से रूस में भी रूसी कैलेंडर छोड़कर रोमन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। अतः ज्ञात रहे 1 फरवरी 1918 से पहले की घटनाएं रूस में रूसी कैलेंडर के अनुसार ही दी गई हैं, जिससे उनमें 13 दिन का डिफरेंस रहेगा। अब हम पुनः फरवरी क्रांति की बात को आगे बढ़ाते हैं कि 22 फरवरी से मज़दूरों द्वारा हड़ताल करना और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं 27 फरवरी तक चलती रही। 27 फरवरी को बड़ी संख्या में मज़दूर इकट्ठे हुए और इन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजधानी पेट्रोग्राड में तोड़फोड़, हिंसा, लूटपाट करना शुरू किया। इन मज़दूरों ने रोटी रोटी चिल्लाते हुए नारे लगाए, अत्याचारी शासन का नाश हो। मज़दूरों की मांग थी कि वेतन बढ़ाया जाए और काम के घंटों में कमी की जाए। उग्र होती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जार ने सेना को गोली चलाने के आदेश दे दिए, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और इन्हीं मज़दूरों से जा मिले। यही क्रांति की शुरुआत थी। मज़दूरों और सैनिकों ने मिलकर सैनिकों में मज़दूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत परिषदें बना ली। तो इस प्रकार स्पष्ट है 27 फरवरी की यह घटना रूस के इतिहास में फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। यहाँ हमें ये बात फिर ध्यान रखनी है कि 27 फरवरी की यह रूसी क्रांति की घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार है। इसको हम वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो 13 दिन जोड़ने पड़ेंगे। यानी रूसी कैलेंडर की 27 फरवरी घटना की तारीख वर्तमान कैलेंडर के अनुसार एक्चुअल में 12 मार्च को घटित हुई थी। इस घटना के बाद रूस में जार निकोलस सेकंड राजगद्दी उसको छोड़नी पड़ी। रूसी कैलेंडर के अनुसार 2 मार्च को राजा ने पद त्याग दिया। इस प्रकार रूस में 300 सालों से जो रोमानोव राजवंश शासन कर रहा था उसका अंत हो गया। अब सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक आंतरिक सरकार बनाई, जिसके अक्टूबर 1917 तक रूस में सत्ता संभाली। फिर अक्टूबर क्रांति हुई और अंतरिम सरकार को भी हटा दिया गया। तो आइए अब हम जानें अक्टूबर क्रांति के बारे में। इससे पहले आप विचार करें कि जब रूस में जार को हटा दिया गया, क्रांति हो गई, तो फिर दोबारा क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जवाब यही है कि रूस में क्रांति तो हुई, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। मज़दूरों, किसानों की स्थिति
नहीं बदली। और सबसे बड़ी बात, रूस अभी भी प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, जबकि रूस की जनता चाहती थी कि रूस की आंतरिक स्थिति जो खराब थी उसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से युद्ध बंद किया जाए। दूसरी तरफ फरवरी क्रांति के बाद बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन भी रूस लौट आए थे। अप्रैल 1917 में लेनिन ने अंतरिम सरकार के सामने 3 मांगें रखी। पहली कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस तुरंत अलग हो, युद्ध विराम करे। दूसरी, सारी ज़मीन किसानों में वितरित की जाए। और लास्ट कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अप्रैल में रखी लेनिन की इन 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक संगठित होने लगे और रूस में हलचल बढ़ गई। बोल्शेविकों ने सशस्त्र क्रांति द्वारा रूस की सत्ता पर अधिकार करने की एक योजना बनाई। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। 24 और 25 अक्टूबर की रात्रि को बोल्शेविकों ने टेलीफोन केंद्र, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बैंक आदि सभी पर अधिकार कर लिया। और 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर आक्रमण कर दिया। ये विंटर पैलेस जहाँ पहले जार रहता था और अब अस्थायी सरकार यहीं से चल रही थी। तो अस्थायी सरकार का मुखिया इस समय केरेंस्की था, वो महल से भाग गया। बाकी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार बोल्शेविकों ने रातों रात पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया। लोग सोकर उठे तो पता चला सरकार बदल गई, क्रांति हो गई। इस प्रकार 25 अक्टूबर को रूस में कुछ घंटों में ही बिना रक्त की एक बूंद गिरे राजधानी पेट्रोग्राड पर बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में कब्जा कर लिया। इसे ही रूस के इतिहास में अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर को हुई थी। तो यहाँ हमें फिर ये ध्यान रखना है कि रूस की 25 अक्टूबर की यह घटना वर्तमान प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को हुई थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है अक्टूबर क्रांति एक्चुअल में नवंबर में हुई थी, ठीक उसी प्रकार जैसे पीछे हमने पढ़ा फरवरी क्रांति एक्चुअल में मार्च में हुई थी। अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक पार्टी ने अंजाम दिया था, अतः इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी एजेंडा लागू किया गया, अतः इसे साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। अब हम एक महत्वपूर्ण बात देखें कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला, यानी इस क्रांति के क्या परिणाम निकले। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में अहम बदलाव देखे गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जमींदारों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी गई, और सबसे अहम बात, प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। मार्च 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि कर युद्ध विराम कर लिया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। बोल्शेविकों द्वारा रूस में हर जगह साम्यवादी कड़ा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई। इन कड़े कदमों से बहुत से लोगों का साम्यवाद से मोह भंग भी हो गया, लेकिन बोल्शेविकों ने ऐसे विरोधी विचारों वाले लोगों को चुन चुनकर समाप्त करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध, सिविल वार शुरू हो गया। तो गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध, सिविल वार मतलब दो अलग अलग देश इसमें नहीं लड़ते, बल्कि एक ही देश की दो विचारधाराओं के लोग परस्पर लड़ते हैं, यानी देश के अंदर ही आपस में ही लोगों का टकराव, युद्ध। तो बोल्शेविकों ने रूस में जितने भी अन्य विचारधारा के लोग थे, जैसे गैर बोल्शेविक, समाजवादी, उदारवादी, राजतंत्र के समर्थक, सभी का सफाया करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार यह गृह युद्ध 1917 से लेकर के 1921 तक चलता रहा। अंततः बोल्शेविकों ने रूस में पूर्णतः साम्यवादी विचारों को लागू कर दिया। 1922 में रूस सोवियत संघ, सोवियत यूनियन के रूप में संगठित हुआ, यानी 1922 में रूस यूएसएसआर बना।
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यह 1990-91 तक यूएसएसआर के रूप में रहा। 1991 में इसका पतन हो गया। 15 देश यूएसएसआर से अलग हो गए और सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाने लगा। बोल्शेविक क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक नेता लेनिन तथा ट्राटस्की के हाथ में आ गई। सन 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की जो 1929 तक चलती रही। हालांकि लेनिन 1924 तक यूएसएसआर के हेड के रूप में रहे, हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। 1924 में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद सत्ता कुछ समय तक ट्राटस्की के हाथों में रही और फिर 1927 में स्टालिन रूस की सत्ता में आए जो 1952 तक सत्ता में रहे। स्टालिन ने रूस में साम्यवादी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाया। स्टालिन ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों द्वारा औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया किया गया और किसानों को सारी ज़मीन छीनकर राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना शुरू किया। कुलक का अर्थ जान लें। कुलक मतलब रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। समृद्ध किसान कुलक, बड़ी ज़मीन के मालिक कुलक। स्टालिन ने 1929 में सामूहिकीकरण कार्यक्रम यानी कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इसका आदेश दिया, शुरू किया, जिसके तहत सामूहिक खेतों की स्थापना की गई जिन्हें रूसी भाषा में कोलखोज कहा गया। कोलखोज मतलब सामूहिक बड़े खेत, छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़े खेत बनाए गए रूसी भाषा में, जिनको क्या कहा गया, कोलखोज। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। हालांकि किसानों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन स्टालिन सरकार द्वारा किसानों के विरोध को दबा दिया गया। तो इस प्रकार किसानों की इच्छा के विरुद्ध सामूहिकीकरण का यह कार्यक्रम कोई ज़्यादा उत्पादक साबित नहीं हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि की बजाय कमी देखी गई, जिससे इस कार्यक्रम की आलोचना भी शुरू हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार स्टालिन द्वारा किया गया पंचवर्षीय योजना लागू करना, 5 ईयर प्लान। देश के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों की आर्थिक योजना बनाकर क्रियान्वित कर देश को आगे बढ़ाने की ये योजना थी। 1927 से 32 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस प्रकार केंद्रीकृत नियोजित प्रयासों से रूस को आर्थिक विकास करने में काफ़ी मदद मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। तेल, कोयला, स्टील उद्योगों में काफ़ी वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। इस प्रकार रूस ने औद्योगिक विकास कर आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ी इन 5 ईयर्स प्लान के थ्रू। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। फ्रांस की क्रांति की भांति रूसी क्रांति ने भी पूरी दुनिया पर असर डाला। इसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बिंदुवार तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यही याद रखना है कि 1917 में रूस में होने वाली क्रांति साम्यवादी क्रांति थी। यह पहला मौका था जब दुनिया के किसी देश में समाजवादियों ने सत्ता प्राप्त की हो। इस क्रांति ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना होने लगी, तो रूसी क्रांति की प्रेरणा से ही ये सब हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रूस में साम्यवादी सरकार बनने के बाद रूस ने प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया जाए, जिसके लिए कोमिंटर्न की स्थापना की गई। कोमिंटर्न मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इनको जोड़कर बनाया गया। कम्युनिस्ट का कॉम लेकर के COM और इंटरनेशनल का INTERN ये लेकर के और कोमिंटर्न बनाया गया। कोमिंटर्न संगठन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर साम्यवाद को फैलाया गया। कोमिंटर्न वाज द ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड। तीसरी बात, USSR के रूप में गठित होकर रूस एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा।
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों में शीत युद्ध कोल्ड वार देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को दो विचारधाराओं में बांट दिया। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी विचारों को खत्म कर पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक बना। 1991 तक यूएसएसआर और यूएसए के बीच यह वैचारिक लड़ाई चलती रही। 1991 में यूएसएसआर के पतन के साथ ही यह कोल्ड वार समाप्त हो गया। एक अन्य वैश्विक प्रभाव के अंतर्गत यह देखने में आया कि सोवियत रूस उपनिवेशीकरण के खिलाफ था। इसने उपनिवेशों को स्वतंत्र किए जाने की नीति अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों को आज़ाद किए जाने की प्रक्रिया तेज हुई। तो इस प्रकार स्पष्ट है 1917 की रूसी क्रांति बड़ी इम्पोर्टेंट घटना थी। रूस में 300 वर्षों से काबिज रोमनोव डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, निकोलस सेकंड को गद्दी छोड़नी पड़ी और पहली बार दुनिया में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। साम्यवादी विचार मूर्त रूप में क्रियान्वित किए गए। इन साम्यवादी विचारों ने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस टॉपिक के साथ ही रूसी क्रांति का चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ रूसी क्रांति के बारे में आपकी समझ में वृद्धि हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता सकते हैं।